बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करते हैं कि रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म क्या है और इसके अंदर मेन डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिफोर वी कंसिडर द पोएट्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन हु ब्रोक from the classical tradition and followed the new romantic trends, let us examine what romanticism stood for. तो द एज ऑफ जॉनसन के पोएट को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये अंदाजा लगाते हैं कि रोमांटिसिज्म है क्या, और बाद में हम स्टडी करेंगे कि कौन एज ऑफ जॉनसन के पोएट थे जिसने क्लासिसिज्म के ट्रेडिशन को तोड़ के रोमांटिसिज्म शुरू की। रोमांटिसिज्म वाज अपोज्ड टू क्लासिसिज्म ऑन ऑल विटल पॉइंट्स। चंद जाहिर पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो रोमांटिसिज्म क्लासिसिज्म का अपोजिट है, उलट है। फॉर इंस्टेंस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिकल पोएट्री वर्ड। अब क्लासिसिज्म आपको बताता है कि क्लासिसिज्म क्या है। इट वॉज मेनली द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड वॉज स्पेशली डिफिशिएंट इन इमोशन एंड इमेजिनेशन। ये पोएट्री मेनली जो है वो लॉजिकल पोएट्री थी, इंटेलिजेंस मतलब जहन से ताल्लुक रखती थी, इसके अंदर इमोशन एंड इमेजिनेशंस नहीं थी। सेकंड, इट वाज चीपली द टाउन पोएट्री, ये कस्बे के बारे में पोएट्री होता था। थर्ड, इट हैड नो लव फॉर द मिस्टीरियस एंड सुपरनेचुरल एंड व्हाट बिलोंग टू द डिम पास्ट। ये जो थी ये पुरस्कार चीजों के बारे में और सुपर नेचुरल जो बियॉन्ड नेचर है उन चीजों के बारे में नहीं थी। एंड व्हाट बिलोंग टू द डिम पास्ट, या डिम पास्ट का मतलब ये है कि जो गुजरी हुई पास्ट हिस्ट्रीज है या तारीख है या पास्ट ग्लोरीज जो है उनके बारे में नहीं। इट्स स्टाइल वॉज फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल, इसका स्टाइल जो था वो फॉर्मल था एंड आर्टिफिशियल था। इट वॉज रिटन इन अ क्लोज कपलेट, या आप नोट करते जाए कि क्लासिकल पोएट्री क्लोज कपलेट में लिखी गई थी। इट वॉज फंडामेंटली डायडेक्टिक, पोएट्री के अंदर कुछ न कुछ सिखाने का था। इट इंसिस्टेड ऑन द राइटर टू फॉलो द प्रिस्क्राइब रूल्स एंड इमिटेट the standard imitate the standard model ऑफ गुड राइटिंग। तो ये राइटर को इस बात पे जोर देता था कि आप जो दिए गए रूल्स है, प्रिस्क्राइब का मतलब लिखी हुई रूल्स है, उसको फॉलो करें और जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसको फॉलो करें। तो ये क्लासिसिज्म। द न्यू पोएट्री विच शोड रोमांटिक लर्निंग वाज अपोज्ड टू द ऑल दिस पॉइंट। अब रोमांटिसिज्म की बात है। फॉर इंस्टेंस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म वर इट encouraged emotion, passion and imagination and place of इंटेलेक्चुअलिटी। वो इंटेलेक्चुअलिटी मतलब लॉजिक के बजाय वो इमोशन, पेशेंस, जोश, जज्बे एंड ख्यालातों के ऊपर थी। इट वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नेचर एंड रस्टिक लाइफ रादर देन द टाउन लाइफ। हो ये रस्टिक लाइफ के ऊपर उसका वो बहुत ज्यादा फोकस था, ना कि वो देहाती जिंदगी के ऊपर उसका फोकस था, ना कि वो कस्बे की जिंदगी में। इट रिव्यूड द रोमांटिक स्पिरिट, लव फॉर द मिस्टीरियस, सुपर नेचुरल एंड इन पास्ट। तो बिल्कुल उलट था। तो सुपर नेचुरल और जो मोहब्बत वाले पुरस्कार चीजें इन डेम पास्ट के बारे में वो फोकस थे। इट अपोज द आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ स्टाइल एंड इंसिस्टेड ऑन सिंपल एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे हमने पहले पढ़ा कि क्लासिज्म में वो जो है आर्टिफिशियल एंड फॉर्मल स्टाइल को फोकस, इधर नहीं इधर वो नहीं, बस सिंपल एंड नेचुरल मतलब कॉमन लैंग्वेज में इसको बयान करे। इट अटैक द सुपरमेसी ऑफ द क्लोज कपलेट एंड एनकरेज ऑल सॉर्ट ऑफ मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट। तो साथ में ये भी बात हुई कि नहीं ये बात नहीं कि क्लोज कपलेट यूज करें, नहीं, बस कोई भी पोइट्री फॉर्म हो इसमें आप लिखे। इट्स सब्जेक्ट वाज नॉट डायडेक्टिक बट द एक्सप्रेशंस ऑफ द चीफ राइटिंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स ओन सेक। इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ ना कुछ रीडर के लिए सिखाने का हो, नहीं, बस कुछ बोले जो जो मतलब पोएट राइटर का मर्जी है वो जिस थीम भी करे। इट बिलीव देयर लिबर्टी of the poets choose the theme and the manner of his writing। तो उसने पोएट को ये आज़ादी दी कि आप अपने लिए वो थीम भी मुख्तस करें और राइटिंग भी करें। तो ये हमारे पास मेनली वो दो चीज़ें, दो हमारे पास ट्रेडिशन, रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, तो वो आपके सामने थे। द पोएट्स हु शोड रोमांटिक लर्निंग ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन हु वर टू बी डिस्क्राइब्ड एज प्रिकॉशस और हर benches of the romantic revivals were James Thompson, Thomas Gray, William Cullen, James Macpherson, William Blake, Robert Burns, William Cowper and
जॉर्ज ग्रेवे। ये वही लोग थे जिसने वो जो है थे क्लासिकल पोइट्स, लेकिन उसकी पोइट्री से रोमांटिसिज्म शुरू हुई। अब एक एक के बारे में हम बात करते हैं। जेम्स थॉमसन के बारे में बात करते हैं। 1700 में पैदा हुआ, इन 1784 में उसका डेथ हुआ। वॉज द अर्लीस्ट 18th सेंचुरी पोएट हु शोड रोमांटिक टेंडेंसी इन हिज वर्क। पहला पोएट था 18th सेंचुरी में जिसके वर्क में आपको रोमांटिक टेंडेंसी नजर आता है। द मैन रोमांटिक रिस्ट्रिक्शन इन हिज पोएट्री in his minute observation of nature. In the season, he gave a fine sympathetic description of field wood streams and the shy and wild creatures. तो वो जो है अब उसके अंदर, उसके पोएट्री के अंदर जब छोटे छोटे आप देख ले, छोटे छोटे माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप देख ले, तो वो नेचर के बारे में है। उसने एक पोएम लिखा द सीजन, जिधर उसने वो फील्ड खेतों के बारे में, वो नदियों के बारे में और चश्मे के बारे में और जंगली जो क्रिएचर मखलूक है उसके बारे में उसने वो जो है बात की है या उसको वो टच की है। तो इसका मतलब ये है कि वो रोमांटिक टेंडेंसीज रखता था। इंस्टेड ऑफ द क्लोज कपलेट ही फॉलोड द Miltonic tradition and using the blank verse. The Castle of Indolence, which was written in the form of dreamy allegory, popular medieval literature, Thompson used Spencerian stanza. उसने इस पोम के अंदर, द सीजन के अंदर, वो मिल्टन वाला ट्रेडिशन, मिलेटोनिक ट्रेडिशन उसने यूज की, और साथ साथ द कैसल ऑफ इंडोलेंस जो है ये ड्रीम एलेगोरी है, आपका एमसीक्यूज हो सकता है, और इसके अंदर उसने स्पेंसियस स्टेंजा यूज की। अनलाइक द डायडेक्टिक पोएट्री ऑफ अगस्टन, हिज पोएम इज फुल ऑफ डिम सजेशंस। उसके अंदर वो सिर्फ डेम सजेशंस है, ना कि वो कोई असल में डायडेक्टिक होना तो वो फिर जो है वो रोमांटिसिज्म की तरफ और क्लासिसिज्म की तरफ जाता है ना, जबकि उसने वो सिर्फ डेम सजेशन दी। अब थॉमस ग्रे के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास 1716 में पैदा हुआ, 1771 में उसका डेथ हुआ। इज द फेमस ऑथर ऑफ एलिजी या एमसीक्यूज है, written in a church in the country churchyard, is a best known English language. ये बहुत ज्यादा उसका ये वर्क मशहूर है इंग्लिश लैंग्वेज में। Unlike classical poetry which is characterized by the restraint and personal feeling and emotions, तो ये क्लासिकल पोएट्री नहीं थी जिसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशन थी। दिस पोएम इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डीप फीलिंग ऑफ द पोएट। ये वो पोएट के जो गहरे एहसास है उसकी वजाहत है ये पोम। इट इज सफ्यूज्ड विद द मेलंकली स्पिरिट विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक ट्रेट। इसके अंदर बहुत ज्यादा गमज़दा स्पिरिट जो है वो फैली हुई है, जो कि एक रोमांटिक का एक ट्रेट है। It contained deep reflections of the poets in universal themes of death and spares no one। तो इसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्शंस सारे पोएट्स के ऊपर रिफ्लेक्शन है, और जो है इसका जो थीम है वो यूनिवर्सल है, डेथ, जो कि किसी को भी नहीं छोड़ता, हर एक बंदे को आने वाला है, हर एक ने डेथ का जायका वो लेना है। अदर इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ ग्रे आर द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बर्ड ऑफ दीज, द बर्ड इज ओरिजिनल एंड रोमांटिक। तो इसके अंदर द बर्ड है और पोएट है जिसमें द बर्ड जो है मोर इट एंड रोमांटिक है। इट एम्फेसिस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ पोएट विच बिकेम द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। तो इस पोम के अंदर उसको पोएट को आज़ादी हासिल हुई, जो कि रोमांटिक पोएट्री का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल दीज पोएम्स ऑफ ग्रे फॉलो द क्लासिकल मॉडल सो फॉर फॉर्म इज कंसर्न। इधर उसने क्लासिकल मॉडल को फॉलो की, खासतौर पर उसने फॉर्म को फोकस की, बट इन स्पिरिट दे आर रोमांटिक, लेकिन स्पिरिट के लिहाज से ये रोमांटिक है। अब विलियम कॉलिंस के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास 1721 में पैदा हुआ, 1759 में उसका डेथ हुआ। लाइक द पोएट्री ऑफ ग्रे इन कॉलिंस पोएट्री एग्जिबिट डीप फीलिंग एंड मेलंकली। इसके अंदर वो गहरे एहसास और गम है। हिज फर्स्ट पोएम ओरिएंटल इक्लॉग्स इज रोमांटिक इन फीलिंग, ये आपको एहसास के मुताबिक रोमांटिक नजर आएगा। इट इज रिटन इन अ क्लोज कपलेट, लेकिन क्लोज कपलेट में लिखी गई है, कंट्रास्ट है, फीलिंग में रोमांटिक और स्टाइल में क्लासिक। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर ओड्स टू सिंप्लिसिटी, टू फियर एंड टू पेशेंस। उसके सबसे मशहूर पोएम्स जो है ओड टू सिंप्लिसिटी है, टू फियर है, टू द प्रेजेंस है, एंड स्मॉल लिरिक हाउ स्लीप द ब्रेव। ये बड़ा जबरदस्त एमसीक्यूज है। ये किसने लिखी है? हाउ स्लीप द ब्रेव, ये एक लिरिकल पोएम है, विलियम कॉलिंस ने लिखी है। एंड द ब्यूटीफुल ओड्स टू इवनिंग, और सबसे जबरदस्त ओड टू इवनिंग उसने लिखी है। इन ऑल दिस पोएम द पोएट वैल्यूज द सॉलिट्यूड एंड
quietude because offered afford opportunity they offered opportunity for कंटेम्पलेटिव लाइफ हो। इन सारे पॉइंट्स के अंदर वर्क के अंदर वो जो है वैल्यू देता है पोर्ट जो है अकेलेपन को, क्योंकि आप जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करें। याद रखिएगा, खामोशी और अकेलापन वाहिद एक ऐसा चीज है जो आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे सकते हैं। Collins, in his poetry, advocates return to nature and simple and unsophisticated life, which became the fundamental creed of the romantic revival. वो अपने वर्क में वकालत करता है और लोगों को यही इस बात का वकालत करता है कि आप जो है वो नेचर की तरफ रिटर्न हो जाए और अनसोफिस्टिकेटेड लाइफ की तरफ आप जो है वो मुड़ जाए, जो कि रोमांटिक रिवाइवल का एक बहुत बड़ा मसलक आप समझ सकते हो, उसका मेन क्रिस्टस है। जेम्स मैकपर्सन जो कि 1736 में पैदा हुआ एंड 1796 में उसका डेथ हुआ, बिकेम द मोस्ट फेमस पोएम ड्यूरिंग हिज टाइम बाय द पब्लिकेशन ऑफ ओजेनिक पोएम्स कॉल्ड द वर्क ऑफ ओजेन्स। ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ क्योंकि उसने ओजेनिक पोएम्स का पब्लिकेशन की, जिसको वर्क्स ऑफ ओजेन्स भी कहते हैं, which were translation of Gaelic folk literature, जो कि Gaelic folk literature का ट्रांसलेशन था। though the originals were never produced, ओरिजिनल जो वर्क था वो कभी प्रोड्यूस नहीं हुआ, and so he is considered by some critics as a forgery, जो कि किसी के वर्क से नकल उतारता है, उसको अपना नाम कर देता है। In spite of this, Macpherson exerted considerable influence on the contemporary poets like Blake, Burns। इसके बढ़ के उसने बहुत ज्यादा असर डाली है उसके साथ जो पोएट थे, जिस तरह हमारे पास विलियम ब्लेक है, बर्न्स से बाय हिज पोएट्री, अपने पोएट्री की वजह से, विच इज impregnated with the moonlight melancholy, जो उसकी पोएट्री के अंदर वो भरी हुई थी बहुत ज्यादा गम से, इन घोस्टली रोमांटिक सजेशंस, और बहुत ज्यादा रोमांटिक सजेशंस। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम विलियम ब्लेक और राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल ना हो तो इंशाल्लाह मेरे साथ आप रहे और क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय बी आर मलक को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।